जी, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है रेशो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसमें जो ओ लेवल्स के अंदर रेशोज़ पूछी जाती हैं हम उस पे बात करेंगे, उसकी इंटरप्रिटेशन भी साथ साथ करेंगे। और मेरा नाम मसूद अहमद है और आप व्हाट्सएप पे भी और ईमेल लिखा हुआ है उस पर भी बात कर सकते हैं मेरे साथ। और साथ ही साथ डेफिनेटली आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और जो चीज़ नहीं समझ लगी या जिसमें क्लैरिफिकेशन चाहिए वो फिर आपको कमेंट सेक्शन में भी इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करूँगा। तो आइए आज के टॉपिक की तरफ। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो बात करेंगे रेशोज़ के हवाले से। रेशो बेसिकली दो वैल्यूज़ का आपस में कंपैरिजन रेशो कहलाता है। एप्पल रेशो वाटरमेलन। तो एप्पल और वाटरमेलन के जो साइज़ है उसको आपस में हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें, जैसे करंट रेशो यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई है। करंट रेशो के अंदर दो चीज़ों को हम आपस में कंपेयर करते हैं, करंट एसेट्स को और करंट लायबिलिटीज़ को। तो अगर इसका जो आंसर है वो 4 आ जाए या फिर 4:1 लिखा हो, इसका मतलब ये होगा कि हमारे करंट एसेट्स रेशो करंट लायबिलिटीज़ हैं। तो करंट अगेंस्ट $1 ऑफ करंट लायबिलिटी वी हैव $4 करंट एसेट्स। तो रेशो जो यहाँ पे एग्ज़ाम में आप लोगों को पूछी जाएगी, कुछ रेशोज़ का आंसर आता है परसेंटेज के अंदर, जैसे ये मैंने X% लिखा हुआ है। और कुछ रेशोज़ हैं उनका आंसर जो है वो टाइम्स में आता है, टाइम्स के अंदर X टाइम्स या Y टाइम्स। और कुछ जो है वो जैसे यहाँ पर करंट रेशो और इसका दिया हुआ था, ये X रेशो Y आ जाता। तो इस तरह 3 तरह से आपके जो है ना वो आंसर्स जो है ना वो आ सकते हैं। तो कहाँ पर परसेंटेज में आना है, कहाँ पर टाइम्स में आना है, वो हम साइड बाय साइड जो है ना वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं आगे हमारा जो आज का टॉपिक है उसमें और हमने क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले तो इसका जो इस्तेमाल है रेशो एनालिसिस को कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। एक तो हम कर सकते हैं कि आपकी जो इनकम स्टेटमेंट है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए दो वैल्यूज़ दी हुई हैं ग्रॉस प्रॉफिट की, एक पिछले साल और अगला साल, करंट ईयर और जो प्रीवियस ईयर है वो दिया हुआ है। तो हम आपस में देख के सेल को आपस में कंपेयर करके भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल सेल कितनी थी, या इस साल का जो प्रॉफिट है वो पिछले साल के प्रॉफिट के हवाले से ज़्यादा है या कम है। तो इसको ये जो रेशो एनालिसिस है वो सिंप्लीफाई कर देती है। आसान अल्फाज में आपको जो है ना वो चीज़ों का पता लग जाता है और एक लेमैन भी आसानी से उसको समझ जाता है। तो क्योंकि किसी भी चीज़ को आइसोलेशन में देखेंगे तो उसकी समझ नहीं लगती है जब तक कि उसको कोई रिलेशन बना के ना देखा जाए। तो रेशो का मकसद ये है कि हम आपस में रिलेट कर दें एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ, ताकि उसको जो है ना वो इजीली समझा जा सके। फिर कुछ जो प्रॉब्लमेटिकल एरियाज़ हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए भी जो है ना वो रेशो का एनालिसिस किया जाता है। एक साल एक चीज़ आपका फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, जब उनकी रेशो देखी जाती है तो वो हर साल 2%, 4%, 5% इजाफा हो रहा है। तो फिर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वाला मुसलसल ये चीज़ जो है ना वो बढ़ती चली जा रही है, हालांकि सेल तो बढ़ नहीं रही है। तो क्या वजह है? तो वो जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी आप रेशो एनालिसिस यूज़ कर सकते हैं। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मली आपको न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन आता है उसके साथ 2 मार्क्स और 3 मार्क्स और इवन 1 मार्क का भी कोई ना कोई ऐसा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट वो पूछ लेते हैं। तो उसमें अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो मार्क्स लूज़ करते हैं। तो आपने नहीं लूज़ करने मार्क्स। और इसके अलावा फैसिलिटेट करता है रेशो एनालिसिस आपका कंपैरिजंस के लिए। आप ओवर द ईयर कर सकते हैं और इवन आप जो है ना वो वर्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं, हॉरिजेंटल कर सकते हैं। वर्टिकल में एक ही साल की मुख्तलिफ वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। हॉरिजेंटल में आप जो है ना वो डिफरेंट ईयर्स को
जो है ना वो आपस में कंपेयर कर सकते हैं। 2019 को 20 के साथ कर सकते हैं, 18, 19, 20 को कर सकते हैं, जो आपका हॉरिजेंटल। देन आपका जो जर्नल जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं, उसके साथ ये जर्नल स्टैंडर्ड्स आपको गूगल करेंगे, वहाँ से भी मिल जाएंगे। मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के लिए मुख्तलिफ जो है ना वो आपको स्टैंडर्ड्स मिल जाते हैं, और उसको आप अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो करंट रेशियो है वो मे बी उन्होंने 3.1 दिया और आपका 2.1 आ रहा है, तो आप इजीली असेस कर सकते हैं कि हमारी जो परफॉर्मेंस है इस पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है कि नहीं है। तो बेसिकली ये ऐसे समझिए जो रेशियो एनालिसिस है, ये रेशियोज ऐसे ही हैं जैसे एक मेडिकल रिपोर्ट होती है किसी पेशेंट की, तो उसमें क्या चीज़ नॉर्मल है, क्या चीज़ नॉर्मल नहीं है। अब तो मेडिकल रिपोर्ट एक लेमैन भी इजीली पढ़ सकता है। उन्होंने रेंज बताई होती है कि यूरिक एसिड है, उसकी ये रेंज है, और जो पेशेंट है या जो टेस्ट किया गया उसका ये रेटिंग आ रही है या ये उसकी रीडिंग आ रही है, तो उसमें वो कंपेयर कर सकते हैं कि ये नॉर्म में नॉर्मल है या फिर हायर साइड पे या लोअर साइड पे। इसी तरह रेशियो एनालिसिस भी एक मेडिकल रिपोर्ट है जो कि आप लोग बनाते हैं अपने बिजनेस के लिए, जो देखने वाला है वो इजीली आपके बिजनेस की सेहत के मुतालिक डिसाइड कर सकता है। तो यही मकसद रेशियोज का है जी। तो अब हम बात करते हैं जो इसकी फाइनेंशियल रेशियोज हैं, उसके अंदर पहली चीज़ है आपके लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर आप क्या चीज़ असेस करते हैं? आप अपनी जो कैश की अवेलेबिलिटी है और अपने जो एक्सपेंसेस हैं, शॉर्ट टर्म ड्यूज़ हैं, जो आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ हैं, उनको मीट करने की कैपेसिटी आपके बिजनेस में है या नहीं, ये लिक्विडिटी रेशियो से जो है ना वो हमें पता लगेगा। इसके अंदर जो लिक्विडिटी रेशियोज़ के अंदर आएगा वो आपका आएगा एसेट टेस्ट रेशियो, या इसे क्विक रेशियो कहते हैं, इसे लिक्विड रेशियो भी कहते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होएं आप, ये लिक्विडिटी रेशियोज है जबकि वो लिक्विड रेशियो है, राइट। तो तीन नाम जो है ना इसके लिए लिए जाते हैं, क्विक रेशियो, एसेट टेस्ट रेशियो या लिक्विड रेशियो। तो एक चीज़ हम ये डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा इसमें लिक्विडिटी के अंदर एक और चीज़ आती है जैसे हम वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं। एक और नाम है जो कि ज़्यादा फेमस है, उसे करंट रेशियो भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला अभी हम शेयर करने वाले हैं। तो ये दो रेशियोज आपने ज़हन में रखनी है, क्विक रेशियो और एसेट टेस्ट रेशियो measures the capacity of company to clear its current liabilities using only its quick asset। तो क्विक एसेट कौन से होते हैं? जो कि आपके विद इन 90 डेज जो है ना कैश के अंदर कन्वर्ट हो सकें, कैश के अंदर कन्वर्ट हो सकें। कुछ ऐसे करंट एसेट्स होते हैं जैसे रॉ मटेरियल है, वो पहले फिनिश गुड्स बनेंगे, उसके बाद वो स्टोर पे जाएंगे, फिर बिकेंगे, फिर उसके बाद डेटर बनेंगे, डेटर पे करेंगे। सो एक लंबा प्रोसेस उसके लिए होता है। तो जबकि लिक्विड एसेट हम इन्वेंट्री को हटा देते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटा देते हैं, तो बाकी जो हमारे करंट एसेट्स हैं वो लिक्विड एसेट रह जाते हैं। तो लिक्विड जो आपकी रेशियो है या एसेट टेस्ट रेशियो है, वो आपकी कैपेसिटी को डेमोस्ट्रेट करती है कि वो आप कितनी जल्दी अपनी करंट लायबिलिटीज़ को पे ऑफ कर सकते हैं बाय यूजिंग योर लिक्विड एसेट्स। तो इसके लिए फार्मूला हम देखते हैं, जो आपकी क्विक रेशियो है उसका फार्मूला क्या है? लिक्विड एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज़। तो इस फार्मूले को अभी हम अप्लाई करेंगे नेक्स्ट आगे जो हमारी लास्ट पे SOFP आएगी उसको देखकर। तो आपने फार्मूला याद रखना है, लिक्विड एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। फॉर सपोज इसका आंसर आ जाता है आपका 2 रेशियो, इसको रेशियो में लिखते हैं क्योंकि 2:1, राइट। तो इसमें आपने याद ये रखना है कि इसका आंसर ऐसे भी लिखा जा सकता है, खाली 2 आ जाएगा, और इसको ऐसे भी 2:1 भी लिख सकते हैं। जब खाली 2 आ जाए तो ये डिनोमिनेटर में 1, आपने ऑब्वियस है कि डिनोमिनेटर में 1 ही है। तो जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे करंट लायबिलिटी है, तो ये जो 1 है ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है करंट लायबिलिटी को, वेयर एज जो आपके लिक्विड एसेट्स हैं
वो ऊपर न्यूमिनेटर के अंदर है, तो डिनोमिनेटर में 1 है। ऐसे अगर यहाँ पर ये आपको फॉर्म आए, इस तरह लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी करंट लायबिलिटी है $1 की, उसके अगेंस्ट आपके पास कितने जो लिक्विड एसेट पड़े हुए हैं वो 2 पड़े हुए हैं। सो आप अपनी शॉर्ट टर्म जो एबिलिटी है वो आप में स्ट्रॉन्ग है, आप अपने जो करंट लायबिलिटीज़ हैं उनको विद नो टाइम आप मीट कर सकते हैं। तो लिक्विडिटी पोजीशन आपकी बेहतर है, राइट जी। सो ये आपने एक तो ये ख्याल रखना है आपने कि इसको इंटरप्रेट करते हुए अगर 2.5 आंसर आ गया, अगर 2.5 तो व्हाट डज इट मीन्स, इसका मतलब है कि एक आपकी जो करंट लायबिलिटी है उसके अगेंस्ट आपके पास $2.5 के जो लिक्विड एसेट वो पड़े हुए हैं। तो इसमें ये भी ख्याल रखिएगा कि हायर जो एक लिमिट से ज़्यादा वो, क्योंकि कैश आप रखते हैं, कैश आपका कोई पैसा जनरेट नहीं करता, वही आपने स्टॉक रखा होगा, स्टॉक बिकेगा, उसमें प्रॉफिट जनरेट होगा, तो खाली कैश ऑफिस में पड़ा हुआ तो वो आपका जो है ना वो प्रॉफिट क्योंकि अर्न नहीं करता, इसलिए मैनेजमेंट चाहती है कि रीज़नेबल लेवल रखा जाए ताकि हम ऑब्लिगेशन को तो मीट कर लें लेकिन ऐसे रिसोर्स को वेस्ट हमने नहीं करना। यही चीज़ों के लिए हमारा जो रेशियो एनालिसिस है वो बनता है। आगे वर्किंग कैपिटल जो रेशियो है या करंट रेशियो है, उसमें आप लोग लिक्विड एसेट की जगह पे करंट एसेट जो है ना वो न्यूमिनेटर में रहते हैं, डिनोमिनेटर में करंट लायबिलिटी ही आती है। तो ये अगर आ जाता है 4.3 रेशियो 1, इसका मतलब ये होगा कि आपकी $1 की करंट लायबिलिटी के अगेंस्ट आपके पास $4.3 के करंट एसेट्स पड़े हुए हैं। तो ये भी आपकी जो है ना वो उस पोजीशन को कि आप अगर करंट एसेट्स को डाइल्यूट करके आप अगर अपनी लायबिलिटीज़ पे ऑफ करना चाहते हैं कि आप में इतनी कैपेसिटी है कि नहीं है, तो ये नॉर्मली जो आपके क्रेडिटर्स वगैरह हैं ये लोग इसमें इंटरेस्टेड होते हैं, वो देखते हैं कि ये इनमें कैपेसिटी है या नहीं है। अगर ये पे ऑफ ना कर सकने, इनमें पे ऑफ करने की ताकत ना रहे तो फिर वो अवॉइड करते हैं कि इनको उधार माल ना बेचा जाए क्योंकि पैसे हमें मिलने वाले नहीं हैं। अब आते हैं एफिशिएंसी रेशियो की तरफ। तो आपने पहले देखा आपकी जो है ना वो लिक्विडिटी रेशियोज, तो उसमें आपने 2 चीज़ें देखी, एक आपने लिक्विड रेशियो या एसेट टेस्ट रेशियो, दूसरा करंट रेशियो। अब है एफिशिएंसी रेशियो, हाउ एफिशिएंटली मैनेजर इज़ यूजिंग योर रिसोर्सेज। उसको देखने के लिए कितना आप बेहतर तरीके से आपकी जो मैनेजमेंट है वो बेहतर तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है, उसमें अब आपका जो रेशियो है वो पहले आएगी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री कितनी जल्दी आपकी इन्वेंट्री जो है वो कन्वर्ट हो रही है आपकी कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर। कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर कितनी जल्दी आपकी इन्वेंट्री कन्वर्ट हो रही है। इन्वेंट्री पाइलअप हुई है, कॉस्ट ऑफ सेल कम है, इसका मतलब है हमने स्टॉक के अंदर रॉ मटेरियल रखा हुआ है, अभी वो बना नहीं है, तो उस रॉ मटेरियल का क्या फ़ायदा कि जो अभी बहुत ज़्यादा पाइलअप किया हुआ है हमने उसके अंदर फंड्स इंजेक्ट कर रखे हुए हैं, फंड स्टक हुए हैं और आगे वो चीज़ें बन नहीं रही हैं। तो ये एक एफिशिएंसी चेक करता है जो आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट है उसके पॉइंट ऑफ से। तो इसका फार्मूला है एवरेज इन्वेंट्री, और एवरेज इन्वेंट्री आपको पता है कैसे आप लोग लेते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री आपको गिवन होती है और उसमें प्लस कर लेते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री और उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से। कई बच्चे कई स्टूडेंट्स ये करते हैं कि बस वो एवरेज इन्वेंट्री फाइंड आउट करके आ जाते हैं, तो वो कहते हैं जी ये फार्मूला आ गया। तो हालांकि इसको 2 स्टेप्स में करना है। सबसे पहले आपको एवरेज इन्वेंट्री फाइंड आउट करनी है, तो स्टेप नंबर 1 याद रखिए, ये जो मैंने ऊपर लिखा इसको कीजिए, उसके बाद असल फार्मूले पे आएंगे। तो असल फार्मूला क्या है, एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स इंटू 365 डेज। ये डेज हैं, 365 ये डेज इधर चला गया तो ये डेज हैं, तो ये आप जो है ना इसको ऐसे लिखेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे मैं डेज लिख देता हूँ ताकि आप, इसका मतलब ये है कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो कितने दिन तक पड़ी रहती है
और कितने दिन बाद जाके वो कन्वर्ट होती है, तो ये डेज में आंसर आएगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 15 डेज से 15 डेज, इसका मतलब है आपका स्टॉक 15 दिन तक वेट करता रहता है, फिर जाके आपका वो कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर ट्रांसफर होता है। या इसका एक और टाइम्स के अंदर भी हम ले लेते हैं कि आपकी इन्वेंट्री एक साल में कितने टाइम्स रोटेट होती है, कि अब माल लिया, यूज़ हुआ, फिर आगे माल ले लिया, यूज़ हुआ, यानी कॉस्ट ऑफ सेल में कन्वर्ट हुआ, फिर लिया। तो जितना ये जो आपका टर्नओवर है, जितना वो होगा, ज़्यादा टाइम आप लोग जो है ना वो टर्नओवर करोगे, उतना ज़्यादा आपका बिजनेस बेहतर समझा जाएगा। यानी कि आप कम रिसोर्सेज यूज़ करके ज़्यादा जो है ना वो प्रॉफिट या ज़्यादा बिजनेस कर रहे हो। जैसे एग्जांपल मैं देता होता हूँ बच्चों को, जो बहुत बड़ा एक शोरूम है, वो ज़्यादा सारा फर्नीचर और ये ले आया, साल में 2 दफ़ा वो ख़रीदारी करता है, तो इसका मतलब है पूरे साल की वो 2 दफ़ा में ख़रीदारी करेगा और उसे पूरा साल वो बेचेगा, और इसका मतलब है बहुत ज़्यादा उसको माल या अमाउंट जो बहुत ज़्यादा स्टक करनी पड़ेगी अपनी जो गुड्स हैं उसके अंदर, जो उसकी करंट एसेट है, इन्वेंट्री है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट उसे टाइड अप करना पड़ेगी, तो उसको वो यूज़ करता रहता है। वेयर एज अगर आप एग्जांपल लें एक वेजिटेबल स्टोर की, तो वो क्या करते हैं, वो उनका टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो डेली बेसिस पे फ्रेश जो वेजिटेबल्स हैं वो लेके आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है उन्हें कम अमाउंट चाहिए, क्योंकि उन्होंने रोज़ाना बेच के तो फिर और सब्ज़ी ले आनी है, फिर और सब्ज़ी ले आनी है, जबकि फर्नीचर वाले ने साल पूरे का पैसा इकट्ठा करना है, पता नहीं लोन ले वो या क्या करे, तो वो फिर पैसे इकट्ठे उसके जो है ना वो सप्लायर की तरफ चले जाएंगे। पूरा साल के अंदर 2 दफ़ा अगर वो उसका स्टॉक टर्नओवर होता है, तो यहाँ पे 15 डेज़ है। अब आपने देखना 15 डेज़ गुड और बैड, तो आप इसको कंपेयर करेंगे अपने इंडस्ट्री की नॉर्म के साथ। अगर वहाँ पे 25 डेज़ आप 15 डेज़ में काम करें, इसका मतलब है यू आर डूइंग वेल, ठीक है। तो इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी आपने ज़हन में रखना है। बहुत ज़्यादा कम स्टॉक होगा तो फिर बार बार आपको माल लेके आना पड़ेगा, तो एक रीज़नेबल लेवल के ऊपर आपको ये मेंटेन करना होता है। तो इसी तरह आपका जो ये टाइम्स के अंदर है, तो टाइम्स के अंदर जितना ज़्यादा टाइम्स आप रोटेट करोगे, जैसे वेजिटेबल वाले की तो फिर 365 डेज़ ही होगी ना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो अगर दूसरा वेजिटेबल वाला है वो जो है ना वो 2 टाइम्स करता है, इसका मतलब पूरे साल की वो जो है ना इन्वेंट्री वो 6 महीने की सब्ज़ी लेके आ जाएगा, फिर अगले 6 महीने की दोबारा लेके आएगा। तो ये सियाचिन ग्लेशियर पे तो हो सकता है, लेकिन जो नॉर्मल मार्केट है उसके अंदर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो फिर उन्हें फ्रेश भी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं अपने जो है ना वो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो की तरफ। ट्रेड वही फार्मूला सेम, लेकिन इसके अंदर नोमिनेटर डिनोमिनेटर कैसे चेंज हो गए। यहाँ पे आपने एवरेज रिसीवेबल लेने हैं, और डिनोमिनेटर के अंदर क्योंकि रिसीवेबल बनते हैं सेल से और वो क्रेडिट सेल होती है, लिहाजा आप क्रेडिट सेल को यहाँ पर लेके आएंगे। तो इसी तरह ये आपका आंसर आ गया डेज के अंदर। और अगर आप इसको भी टाइम्स में लेना चाहते हैं तो फिर आपको इस फार्मूले को उलटना पड़ेगा, क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल, वो डेज़ में आ जाएगा। अगर डेज़ में है तो उसको आप टर्नओवर में लेके जा सकते हैं। मसलन ये अगर हम 365 यहाँ पे ले आएँ, 365 यानी कि साल में कितने दिन है, 365 डेज़, और उसको ये डेज़ पे डिवाइड कर देंगे तो आपका टाइम्स में आ जाएगा। और अगर टाइम्स के अंदर दिया हुआ है तो फिर आप 365 को टाइम्स पे डिवाइड करेंगे तो आपके डेज़ में आंसर आ जाएगा। ये आई होप कि समझ लग गई है। तो इसी तरह पेबल है, पेबल के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे एवरेज पेबल ले लेंगे हम, डिवाइडेड बाय, अब पेबल किससे बनते हैं, क्रेडिट परचेजेस से, कैश परचेजेस से नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने टोटल क्रेडिट परचेजेस जो है ना वो आपने लेनी है, जो भी आपकी है नेट है आपकी। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ओवर ट्रेड पेबल ओवर क्रेडिट परचेजेस इन 365 डे, तो जी डेज के अंदर जो है ना ये आ गया। तो अगर आपकी इन्वेंट्री और आपकी जो रिसीवेबल्स हैं वो जितने जल्दी वो कन्वर्ट होते हैं, जितनी जल्दी उनकी रोटेशन होती है तो ज़्यादा बेटर है। तो पेबल को जितना आप थोड़ा स्लो रखें तो उतना ज़्यादा आपके लिए ज़रा बेहतर जो है ना वो हो जाता है मामला। तो ये एफिशिएंसी रेशियोज जो है ना वो टाइम्स के अंदर
टाइम्स के अंदर आएगा, ठीक है, या डेज में आ जाएगा, एफिशिएंसी आपकी डेज में आ जाएगी या टाइम्स में आ जाएगी, ठीक है। और ऊपर तो हमने वो रेशो देख लिया, रेशो में आ जाएगा। अब आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी। तो इसकी जो इसका जो आंसर है वो परसेंटेज में आता है, तो ये आपने ख्याल रखना है। अब इसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी को जब हम देखते हैं तो जी प्रॉफिटेबिलिटी में ये देखिए, तो इसमें सबसे पहले हम जो है ना वो फॉर्मूला ले लेते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न कितना है जो हमने कैपिटल को एम्प्लॉय कर रखा है उसका। कैपिटल एम्प्लॉय, अब ये एक नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड बेसिकली होता है कि जो आपके लॉन्ग टर्म फंड्स हैं जो आपने इंजेक्ट कर रखे हैं बिजनेस के अंदर, ठीक है, वो आपका कितना है और उस पर क्या रिटर्न आपको आ रहा है। तो इसका फॉर्मूला आपका ये है नेट प्रॉफिट ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड के बहुत ज़्यादा फॉर्मूले आपको मिलेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट ये याद रखें कि आपके टोटल एसेट्स में से अगर सिर्फ करंट लायबिलिटी साइड पे कर दें या आप कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज बस इनका टोटल कर लें तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, तो इस तरह आप कर लें, या टोटल एसेट्स में से खाली आप जो करंट लायबिलिटीज हैं वो माइनस कर दें, तब भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। तो इसमें नेट प्रॉफिट के लिए याद रखिएगा, नेट प्रॉफिट यहाँ पर हमने कौन सा लेना है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर तो कंपनी की बात हो रही है तो आपका ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। तो अगर आपका जो पार्टनरशिप है या सोल ट्रेडर का बिजनेस है उसके अंदर आपका नेट प्रॉफिट जो है ना वो एक ही वैल्यू दी होगी, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड कर लीजिएगा, इनटू 100 वो परसेंटेज में आ जाएगा। से ये अगर 30% आ गया आंसर, तो इसका मतलब है कि आपने जितना पैसा इन्वॉल्व कर रखा है बिजनेस में लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर, जिसमें आपका कैपिटल और लॉन्ग टर्म लोन वगैरह है, वो 30% अर्न करके दे रहा है आपको। तो ये आपकी जो है ना इसकी इंटरप्रिटेशन आ गई। फिर एक और यहाँ पर रेशियो है, उसे आप कहते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स। तो रिटर्न ऑन एसेट्स के अंदर याद रखिएगा कि आपने जो नेट प्रॉफिट है ओवर एवरेज टोटल एसेट्स। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट तो वही चीज़ आपकी आ गई जो है ना सोल ट्रेडर के केस के अंदर, लेकिन जब आप कंपनी की बात करेंगे ये आपका नेट प्रॉफिट है जो बॉटम में, इनकम स्टेटमेंट के बॉटम में आ रहा है। अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये देखिए यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट आ रहा है ये आपकी इनकम स्टेटमेंट है, यहाँ पर ये 97 आ रहा है, ये टैक्स और इंटरेस्ट के बाद ये वाला प्रॉफिट आ रहा है। तो ये प्रॉफिट आपने लेना है और इसको डिवाइड आपने करना है अपने पास जो आपके एवरेज टोटल एसेट्स हैं। यहाँ पे टोटल एसेट्स हैं, याद रखिएगा, नॉन करंट और करंट दोनों मिला के, और उनका एवरेज लेना है। एक आपको ओपनिंग बैलेंस दिया होगा, दूसरा आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा, दोनों को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो एवरेज एसेट आ जाएंगे। तो वो भी परसेंटेज के अंदर आता है। फॉर सपोज वो आपका 24% आ गया, से कि जितने आपने एसेट डिप्लॉय कर रखे हैं करंट नॉन करंट, वो आपको 24% जो है ना वो प्रॉफिट दे रहे हैं। तो ये आपका जो है ना वो रिटर्न ऑन। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? अपने प्रीवियस ईयर के साथ कर सकते हैं, या फिर आप अपने इंडस्ट्री के अंदर ही आपको गिवन होगा। फॉर एग्जांपल वो अगर 20% अर्न कर रहे हैं, आप 24 कर रहे हैं, इसका मतलब है आप तो बड़े प्रॉफिटेबल हैं, बहुत अच्छा बिजनेस हो रहा है आपका। देन जी आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर याद रखिएगा, खाली अगर ग्रॉस प्रॉफिट लिखा हो, खाली ग्रॉस प्रॉफिट लिखा हो या ग्रॉस मार्जिन लिखा हो तो एक ही बात है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो या ग्रॉस मार्जिन रेशो ये अगर लिखा हो तो फिर आप क्या करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट डिवाइडेड बाय सेल्स, ठीक है। जब भी सेल या परचेज की बात है तो नेट सेल या परचेज होगा ये। तो यहाँ पे अगर इस फॉर्मूले को हम देखें तो आप देखिए यहाँ पे आपके पास नेट सेल्स है 500,000 और ग्रॉस प्रॉफिट है ये, तो इसको आप डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करके आपके पास जो है ना वो
परसेंटेज आ जाएगी। जी ये मैं कैलकुलेटर आपके सामने कर देता हूँ, इसको देखते हैं और यहाँ से मैं कैंसिल करता हूँ। जी 5 नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट आपका है 298,600 ओवर $500,000। ये आपके पास 59.72% यानी कि 60% आपका जो है ना वो ग्रॉस मार्जिन यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। सो हम कह सकते हैं 69% है, 60% आई गेस 60% आया था जी, 60% आया था, ठीक है। तो 60% आपका जो है ना ये यहाँ पर प्रॉफिट 60%। अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? ये 60% ऑफ सेल्स यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट आपके सेल्स के 60% है। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये सेल ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 60% है सेल का। यहाँ पे इन दोनों का हमने रिलेशन लिया, ये 60% आ गया ऑफ सेल्स। तो ये बताइए कि कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो सेल के कितने परसेंट आ जाएगी? फिर सेल 100% कंसीडर करते हैं हम, ये 60% है तो ये 40% ही आ गया ना, ये 40%। तो अगर आपको कॉस्ट ऑफ सेल टू सेल रेशियो दियो तो फिर भी आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हो तो फिर भी आप मालूम कर सकते हैं दूसरा कंपोनेंट। अच्छा आगे अब बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप। जब भी मार्कअप आए तो फिर थोड़े से ज़रा हो जाना आपने कॉन्शियस क्यों होना है? क्योंकि इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। ग्रॉस प्रॉफिट सेम वैल्यू आएगी लेकिन डिनोमिनेटर के अंदर यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। ये आपका जो आंसर आएगा, यहाँ पे पहले आंसर हम कैलकुलेट करते हैं फिर हम उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे। जी तो यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट 298,600 ओवर कॉस्ट ऑफ सेल आपके पास है 201,400। डिनोमिनेटर जाहिर है कम है, इसका आंसर तो उससे बहुत ज़्यादा बड़ा आएगा। तो ये 148% कितना आ गया? 148% आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आपकी कॉस्ट के 148% है। और ये प्रॉबेबली मेरा हाल कुछ केस हो सकता है होटल्स वगैरह का, रेस्टोरेंट का, उनके प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट काफ़ी होता है। और इसी तरह कुछ ऐसे बिजनेस हैं जिनमें ग्रॉस प्रॉफिट, ये ग्रॉस मार्कअप है। ग्रॉस मार्कअप, तो मार्कअप का जब वर्ड आए तो तब आपने कॉस्ट ऑफ सेल से डिवाइड करना है। खाली ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आए या ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आए तब आपने ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स करना है। तो ये आपने ख्याल रखना है। और इसके अलावा आगे फाइनली आपके पास जो है ना वो नेट प्रॉफिट रेशियो आ गई। नेट प्रॉफिट रेशियो आप कैसे फाइंड आउट करते हैं? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो सोल ट्रेडर और उसमें तो कोई इशू नहीं है, वो आपने एज इट इज़ वो कर देना है नेट प्रॉफिट के लिए, नेट प्रॉफिट ओवर सेल्स इनटू 100। इस तरह कंपनी का जो आता है तो उसमें भी आप जो है ना वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर कहो तो ठीक है, अदरवाइज ये आपका जो है ना वो नेट प्रॉफिट ओवर सेल्स आ जाएगा। तो नेट प्रॉफिट आपका 97,000 है, 97,000 ये कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से। 97,000 जी 97,000 ओवर 500,000 ये आपकी परसेंटेज आ गई। ये 19.4% आ गया आपका, 19.4% ऑफ सेल्स। तो आप आप जो है ना वो इंटरप्रिटेशन इसकी ये कर सकते हैं कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो हमारी सेल के
19.4% है। तो प्रीवियस ईयर के साथ हम कंपेयर करके अपनी इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं कि हमारी इम्प्रूव कर रही है या डिटोरिएट हुई है हमारी रेशो। तो ये हमारा जो है ना वो रेशो। अब इसकी लिमिटेशन से पहले थोड़ी सी मैं बात ये करना चाहूँगा कि रेशोज़ कई दफ़ा ये जब मैं भी स्टूडेंट था तो मुझे भी ये थोड़ा याद करने में मुश्किल होती थी कि कैसे फार्मूले को आप फार्मूला याद करने की बजाय थोड़ा सा अगर समझ लें फार्मूला तो फिर इंशाल्लाह पूरी लाइफ के लिए आसानी हो जाएगी। तो समझने के वाले से मैं ये गुजारिश करता हूँ आपसे, देखिए कभी भी आपके पास लिखा हुआ आ जाए कि x, ये अब रेशियो में करने लगूँ, x to y रेशियो फाइंड आउट करें। वर्ड कौन सा यूज हुआ इधर, टू का। तो आपने ये जो फर्स्ट वर्ड है ये आपका न्यूमिनेटर में आ जाएगा और ये वाला वर्ड जो है ना ये यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। टू आ जाए, ऑन आ जाए, ऑफ आ जाए, ये इस तरह के जो वर्ड आते हैं तो इन वर्ड से पहले वाली जो चीज़ है, पहले वाली वैल्यू है वो न्यूमिनेटर में और दूसरी वाली डिनोमिनेटर में आएगी। फिर आगे इंटरप्रिटेशन की बात आ गई। इंटरप्रिटेशन में आपने नीचे वाली वैल्यू को हमेशा 1 कंसीडर करना है या 100 करना है। 1 कंसीडर करें या उसको अगर परसेंटेज में आपने कहना है, अगर खाली रेशो है जैसे करंट रेशो में हमने वो करंट लायबिलिटी को देखा था ना, जो करंट लायबिलिटी थी उसे रेशो का साइन दे के आगे 1 लिखा था हमने, तो उससे पहले वाली वैल्यू आपकी लिक्विड एसेट थी। तो 2:1 का मतलब है कि एक लायबिलिटी के अगेंस्ट आपने रिवर्स ऑर्डर में आंसर शुरू करना है। तो इसी तरह ये डिनोमिनेटर है, इसको या तो आप 1 कंसिडर करेंगे या 100 कंसिडर करेंगे। जैसे यहाँ पर ये 60% आ गया आंसर, इसका मतलब है सेल 100% के अगेंस्ट आपका जो ग्रॉस मार्जिन है वो 60% है, यानी कि $100 के अगेंस्ट $60। इसी तरह इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, तो ये भी सेल आपकी कॉस्ट ऑफ सेल 100% ही है या $100 है। कॉस्ट अगर $100 है तो या 100% है, उसके अगेंस्ट आपके पास $148 या 148% आपके पास जो है ना वो उसका जो प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है। सो ये आपने जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल समझ लें। अगर नहीं फिर भी समझ लगी तो यू बेटर आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। लिमिटेशन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जामिनर अक्सर बल्कि एग्जामिनर का तो बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है ये। जी लिमिटेशन बताएं। लिमिटेशन का मतलब है वीकनेस। रेशो हम कर तो लें लेकिन उसमें क्या क्या चीज़ें ये रेशो की पकड़ में नहीं आती, रेशो इनको ग्रैब नहीं कर सकती, इसका आंसर नहीं कर सकती। तो या इसमें क्या क्या कमज़ोरियाँ। पहली बात है कि ये ओल्ड डाटा होता है, हिस्टोरिकल डाटा होता है, क्योंकि वो पिछले साल की वैल्यूज़ को हम, वो तो हो चुका काम, अब उसको चेंज नहीं कर सकते। तो एनालिसिस का मतलब तो ये है कि अब हम कोई दवाई ले लें, मेडिसिन ले लें, ये यूरिक एसिड का मसला आ गया जी, अब हम मेडिसिन ले लें तो उसको ठीक कर लें, तो वो हिस्टोरिकल डाटा उठाया होता है। हिस्टोरिकल डाटा जो है ना वो अब उसको तो हम नहीं चेंज कर सकते, उसके लिए कोई करेक्शन जो है ना वो नहीं हो सकती। तो इसलिए ये एक लिमिटेशन है इसकी कि हिस्टोरिकल या ओल्ड आउटडेटेड इंफॉर्मेशन होती है, तो इसलिए उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट फ्यूचर के साथ नहीं होता। तो उसके बाद आगे जैसे अब अल्लाह ताला महफूज रखे पूरी दुनिया को, जैसे अभी कोरोना का मामला हुआ था, अभी 6 महीने पहले की वो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम पकड़ेंगे तो उसको हम कंपेयर करेंगे, वो तो पास्ट है, वो गुजर गया। अब अल्लाह खैर रखे कोरोना ख़त्म हो रहा है तो अब बेहतर हो जाएगी, इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, तो वो कोरोना का इम्पैक्ट तो रहेगा ना वो, लेकिन उस डाटे के ऊपर तो उसको अब हम क्या करें, अब तो कुछ नहीं कर सकते। आगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो है ना वो इसके अंदर कुछ जो फाइनेंशियल रेशोज़ के अंदर हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये देखिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने जो है ना वो ली होती हैं। तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये एडमिन एक्सपेंस है, इसमें अब डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन तो एस्टीमेट है ना, अब वो असल तो इसके अंदर नहीं है। ये सेल मार्केटिंग के अंदर हमने कुछ वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या कुछ किया हुआ है, तो ये तो प्रोविजंस हैं, ये तो एस्टीमेट्स हैं। तो एस्टीमेट तो ओरिजिनल वैल्यू नहीं ना होती, इसलिए ये भी इसकी लिमिटेशन है कि ये एस्टीमेट्स के ऊपर बेस कर रहा होता है मामला। फिर कंपनीज जो है ना वो डिफ़र करती हैं डिफरेंट
सेक्टर, हम बैंकिंग इंडस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं तो उसको तो नहीं हम सीमेंट के साथ कंपेयर कर सकते, सीमेंट को शुगर के साथ नहीं कर सकते, शुगर को हम जो है ना ऑयल कंपनी के साथ जो वो है एडिबल ऑयल है उसके साथ नहीं कर सकते, एडिबल ऑयल को हम ऑयल रिफाइनरी के साथ नहीं कर सकते। तो डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट रेशियोज होती हैं, उनको आपस में कंपेयर हम नहीं कर सकते, ये इसकी लिमिटेशन है। फिर इसी तरह सेम जो सेक्टर है उसके अंदर भी तो मुख्तलिफ किस्म की जो है ना वो कंपनीज की अपनी अपनी प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, अपनी पॉलिसीज हो सकती हैं। कोई स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन के साथ चलता है, उन्हीं एसेट को कोई फिक्स इंस्टॉलमेंट के साथ लेके चलता है और उसके साथ डिमिनिशिंग बैलेंस के साथ लेके चलता है, तो उनके उसमें तो फ़र्क आएगा प्रॉफिट वगैरह के अंदर। तो इसलिए ये इसकी लिमिटेशन है। एक हिस्टोरिकल डाटा, दूसरा एस्टिमेट पर ये बेस करती है, तीसरी ये कि सेम जो सेक्टर्स हैं वो डिफरेंट सेक्टर को आप कंपेयर नहीं कर सकते, और चौथी चीज़ इसके अंदर ये है कि सेम सेक्टर होने के बावजूद फिर आपको जो है ना वो आपस में कंपैरिजन जो है ना वो करना मुश्किल होता है, साइज़ उनका डिफरेंस होता है, उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो ये आपका जो है ना वो था रेशो से। अभी ये आपके पास डाटा, जैसे मैंने आपको यहाँ पर ग्रॉस जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो आपको 60 बता दिया, इसी तरह वो आपका मार्कअप है वो आप यहाँ से ले लेंगे, फिर आपका नेट प्रॉफिट रेशो, आप नेट प्रॉफिट को डिवाइड कर लेंगे सेल्स के साथ, सेल्स आपकी 500,000 है तो आपकी नेट प्रॉफिट रेशो आ जाएगी। करंट रेशो के वाले से ये देखिए, करंट एसेट आपके जो है ना 138 हैं और यहाँ पे करंट लायबिलिटीज हमारे पास है 10, तो अगर इसको आप करें तो ये 13:8 करंट रेशो या वो वर्किंग कैपिटल रेशो वो आ जाएगी रेशो 1। इसका मतलब है कि करंट लायबिलिटी 1 है आपके पास, उसके अगेंस्ट आपने 13.8 के रखे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा आपने एसेट जो है ना वो कंपाइल कर रखे हैं। अगर आप लिक्विड एसेट की बात करेंगे तो यहाँ से लिक्विड एसेट हम क्या करेंगे कि सिर्फ ये 38 को हम हटा देंगे, 32.6 हो, बाकी आपके जो है ना वो ये वाले प्लस कर लेंगे सारी वैल्यूज़, तो आपके पास लिक्विड एसेट आ जाएंगे। लिक्विड एसेट ओवर आपकी करंट लायबिलिटी वो सेम, तो वो उसका जो है ना वो आंसर आ जाएगा। यहाँ से 138 में से ये माइनस कर लें या सिर्फ इन्हें ऐड कर लें, एक ही बात है, तो आपके वो वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इस तरह आप जो है ना अपने जो रेशियोज़ है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ लगी होगी। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज आई नीड इट, और साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि अगर अल्लाह करे आपको पसंद आई है तो आप इसको शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो आपको कैसी लगी। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। स्टे ब्लेस्ड। ओके, अल्लाह हाफिज़।